स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग बिहार दरोगा आगामी परीक्षा, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है और पुनः जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए और बीएसएससी परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यह जो टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आंसर के ऑफलाइन क्लास का यह टेस्ट है और यह फुल लेंथ टेस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फुल लेंथ टेस्ट में यह पहला टेस्ट है। इसके पिछले टेस्ट में हम लोगों ने क्लास टेस्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, और यह जो टेस्ट हुआ है देख लीजिए यहाँ पर 27/4/2024 को हुआ था और किसी कारणवश हम डिस्कशन 27 से 28, 29 नहीं करा पाए थे। ठीक है, आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के सारे 100 के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपके बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की परीक्षा देने वाले जो भी छात्र हैं और बीएसएससी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टेस्ट के प्रैक्टिस यानी कि इस टेस्ट के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं और मैं आप सभी को शुरू में ही बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया था और आपको बोला गया था आप ईमानदारी पूर्वक इस प्रैक्टिस सेट के सारे 100 के 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए होंगे। आइए हम लोग डिस्कशन के माध्यम से सारे प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित और इन सभी एग्जाम के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आंसर के ऑफलाइन क्लास टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर सॉल्व करवाया जाए तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से फ़ोन पे आपके प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, शुरू में ही सेशन को लाइक और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आपसे भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। देखिए यह प्रश्न जो पूछा गया है ना, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित ऑप्शन नंबर डी अस्त्यामलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ है तो पश्चिमी घाट में आता है। ठीक है, पश्चिमी घाट का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। तो अगर आप पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। आप मिला लीजिए एक बार कि आप अपने ओएमआर सीट में कौन से ऑप्शन को सही किए हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। हमेशा चाहे आपका बीएसएससी का एग्जाम हो या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी, 1 से 2 प्रश्न हमेशा जनगणना से संबंधित पूछा जाता है। देखिए आपके प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न डाला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित, राज्य नहीं पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में नहीं करती है, दिल्ली में भी नहीं करती है, पुडुचेरी में भी नहीं करती है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में क्या है तो अनुसूचित जनजाति निवास करती है जो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में लक्षद्वीप दिया होता तो लक्षद्वीप आपके प्रश्न का सही जवाब होता। ठीक है, अगर यहाँ पर कभी राज्य पूछ दे तो मिजोरम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्रफल पर वन है, यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल पर वन है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा शिवहर में भी वन क्षेत्र क्या है न्यूनतम है। वही अधिकतम अगर आपसे पूछे तो कैमूर और पश्चिमी चंपारण का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है यानी कि न्यूनतम, तो अगर आप ऑप्शन ए लगाए हैं शेखपुरा, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा चीन की मुद्रा है।
चीन की मुद्रा यहाँ पर पूछा गया है। और हमेशा स्टैटिक जीके का जो यह टॉपिक है मुद्रा और विभिन्न देश, हमेशा आपके बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, चीन की मुद्रा का बात किया जाए तो अगर आप ऑप्शन बी लगाए हैं आप इस प्रश्न के लिए, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है युआन। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो चीन की है। यही एन का बात किया जाए तो काफ़ी बार पूछा गया है, जापान की मुद्रा क्या है? एन है। ठीक है। लीरा अगर आपसे पूछ ले, लीरा जो है तुर्की का नाम सुने हैं ना, तुर्की के मुद्रा के साथ साथ, यानी कि तुर्की देश की भी मुद्रा है और उत्तरी साइप्रस देश की भी मुद्रा क्या है? लीरा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बच गया दिनार, तो कुवैत देश का नाम सुने हैं ना, कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चीन पूछा गया है, बी आपके युआन आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर की नदियाँ नहीं है? कौन सा अरब सागर की नदियाँ नहीं है? तो मांडवी नदी, ओरंग नदी और तवा, ये तीनों नदी क्या है? अरब सागर की नदियाँ यानी कि है। कौन नहीं पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर का आंसर देख लीजिए। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक, क्या है? तो देखिए 6 का सही जवाब ऑप्शन बी, व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र है। कौन सा है? व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगाए हैं इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, काफ़ी इजी प्रश्न है। पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है? अगर आप पिछला टेस्ट दिए होंगे तो इसमें हम पर्वतीय मृदा से संबंधित बात बताए हैं। आप सभी को कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताना है, कमेंट के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। 8वां नंबर प्रश्न, उड़ीसा स्थित बांस पानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बांस पानी जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क के लिए, यानी कि लोहा खनिज के लिए जो है ना, उड़ीसा की बांस पानी क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। 8 का सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है। चलिए आगे आप लोग मिला लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, भारत के राज्यों द्वारा कोयला के उत्पादन का सही अवरोही क्रम। देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है, तो अवरोही क्रम में अगर बात किया जाए तो उड़ीसा आएगा प्रथम में। कहाँ आएगा? उड़ीसा आएगा उत्पादन में, क्या आएगा? प्रथम में आएगा। ठीक है। यानी कि अवरोही क्रम के अनुसार, अवरोही क्रम के अनुसार। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आपका आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद झारखंड आ जाएगा और लास्ट में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। यानी कि 2, 3, 1, 4 जो ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? बी में दिया गया है। यानी कि 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरोही क्रम के अनुसार। ठीक है ना। चलिए आगे आप लोग देख लीजिए 10 नंबर, छत्तीसगढ़ स्थित तातापानी यानी कि बलरामपुर है, यानी कि क्या है? बलरामपुर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जो है ना, छत्तीसगढ़ में स्थित तातापानी क्या है? भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल है? फुटलूज उद्योग के अंतर्गत कौन सा शामिल है? तो देखिए कंप्यूटर चिप्स भी शामिल है, हीरा भी शामिल है, मोबाइल निर्माण भी शामिल है, तीनों शामिल है फुटलूज उद्योग के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है। चलिए आगे आप लोग देख लीजिए 12 नंबर, प्रोजेक्ट बीकन का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो प्रोजेक्ट बीकन का संबंध अगर देखा जाए तो सड़क मार्ग निर्माण से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 13 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर थी, यानी कि महिला साक्षरता दर कितना था आप सभी को बताना है। देखिए हम बता रहे हैं बार बार, जनगणना से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 2011 की जनगणना से संबंधित। ठीक है। ध्यान रखिएगा 65.46%। ठीक है। 65.46%, जबकि भारत की साक्षरता दर कितना है कुल? तो 74.44% है। ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा दोनों एग्जाम में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी महिला साक्षरता दर हो जाएगा भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है।
चलिए 14 नंबर प्रश्न है, तिलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तिलहर जलप्रपात को अगर देखा जाए तो कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं कैमूर, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा लोक कला का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से किस लोक कला का संबंध नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सुजनी कला का है बिहार से, कोहबर कला का है, शादी विवाह होता है तो ना देखते हैं कोहबर होता है। ठीक है, मंजूषा कला का भी बिहार से संबंधित है, लेकिन विरह कला देखा जाए तो बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह कहाँ से संबंधित है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर पूछा जाए बिरहा, बिरहा कहाँ का है? तो बिहार आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, आगम साहित्य का संबंध किससे है? आगम साहित्य का संबंध किससे है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, भगवान महावीर से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, और भगवान महावीर जो है ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि जैन धर्म के क्या है, 24वें तीर्थकर है, यानी कि अंतिम तीर्थकर, यानी कि 24वें तीर्थकर कौन है? भगवान महावीर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, हड़प्पाई लिपि में मूल चिन्ह है, मुख्यतः मूल चिन्ह कितने हैं? तो देखिए मूल चिन्ह का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 64 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें से घोड़ों के लिए विख्यात महाजनपद का नाम पूछा गया है। तो कम्बोज का नाम सुने होंगे, कम्बोज महाजनपद जो था ना, घोड़े के लिए क्या था? सर्वश्रेष्ठ विख्यात था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी अगर आप इस प्रश्न के लिए लगाए हैं सही जवाब, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, महर्षि पतंजलि का संबंध है। तो महर्षि पतंजलि का संबंध किस काल से है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, शुंग काल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अल बरूनी रचित तारीख उल हिंद से जानकारी मिलती है, किस सदी की जानकारी मिलती है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा 11वीं सदी की जानकारी मिलती है, जो ऑप्शन नंबर बी में ए में दिया गया है, और 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, सुल्तान ए आजम की उपाधि से प्रसिद्ध सल्तनत कालीन शासक कौन था? सुल्तान ए आजम किसका उपनाम, बताइए। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को इल्तुतमिश का नाम सुने होंगे, जिन्होंने दल चालीसा का क्या किया था, यानी कि गठन किया था। ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को, मुगल साम्राज्य में चौधरी का संबंध था। मुगल काल में चौधरी का संबंध आप सभी को बताना है। तो मुगल काल में अगर चौधरी का संबंध देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रशासन से हो जाएगा। ठीक है ना, मिला लीजिए आप क्या लगाए हैं। 23 नंबर प्रश्न है, अली बर्दी खां से सिराजुद्दौला का संबंध था। अली बर्दी खां से सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच संबंध आपको बताना है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जो संबंध था ना, नाती का था। क्या था? नाती का था। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था? फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था? तो यह जो बनवाया था फ्रांसीसियो ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फ्रांसीसियो ने बनवाया था, जो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया गया। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यह किला 1701 ईस्वी के आसपास बना था। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न को, पंजाब राज्य का विलय अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब किया गया था? तो पंजाब राज्य का अगर विलय देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 1849। ध्यान। अगला प्रश्न है 26 नंबर, बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था जुलाई 1931 में हुआ था, और इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 26 का सही जवाब पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना। ऑप्शन ए होगा 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब।
अगला प्रश्न है 27 नंबर, प्रमुख यूटोपियन समाजवादी चिंतक रॉबर्ट वॉन किस देश का निवासी था? देखिए क्लास 10th में आप सभी जरूर इस प्रश्न को पढ़े होंगे। और रॉबर्ट वॉन जो था ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन सी ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि सी, यानी कि कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले जो भी समाजवादी चिंतक थे उन्हें क्या कहा गया है? यूटोपियन कहा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न 28 नंबर है, B.R. अम्बेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना कब किया? समाज समता संघ की स्थापना कब किया? तो ध्यान रखिएगा 1927 में किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1927 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए। आगे प्रश्न आपका है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है आपका, कांग्रेस में द्वितीय विभाजन कब हुआ? आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था सूरत 1907 के अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, लेकिन वहीं पर बात किया जाए दूसरा विभाजन का, तो द्वितीय विभाजन आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बम्बई अधिवेशन 1918 में हुआ था। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 30 नंबर, साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके अध्यक्षता में लिया गया? किसके अध्यक्षता में लिया गया? तो देखिए इसके बहिष्कार का जो निर्णय लिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि M.A. अंसारी ध्यान रखिएगा, इन्हीं के अध्यक्षता में लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, जबकि प्रमुख रूप से विरोधकर्ता अगर पूछ लिया जाए तो भारत के तरफ से ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 31 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न को, सामाजिक समता की अवसर कौन सा अनुच्छेद देता है? तो सामाजिक समता का अवसर जो देता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 देता है। ठीक है, बी होगा आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक 33 नंबर प्रश्न है, काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रस्तुति यानी कि प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 आप लोग ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत की राशि कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 25,000 और आपका जो 12,500 दिया गया है, दोनों आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 35 नंबर, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर देखा जाए तो राम दयालु सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी ए होगा 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? सबसे कम जिला किस प्रमंडल में है? तो ध्यान रखिएगा 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को भागलपुर। ठीक है, भागलपुर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और आप सभी इस बात को जानते हैं कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 37 नंबर, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिए आप सभी लोग, यानी कि 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 38 नंबर, नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? नागालैंड राज्य का गठन आपसे पूछा गया है। देखिए 1963 में हुआ था नागालैंड राज्य का गठन। ठीक है, और नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इंग्लिश है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अंग्रेजी है। ये आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 39 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। ऑप्शन सी में दिया गया है। 39 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग 40 नंबर प्रश्न को, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक होना चाहिए। नहीं, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर अधिक होना चाहिए दे दिया है लेकिन नहीं होता है। तो
पहला कथन क्या है, गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं कि ए में दिया हुआ कथन गलत है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए बी वाले ऑप्शन को 40 से कम नहीं, हाँ 40 से कम नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी ही आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। 41 नंबर प्रश्न है, पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो पुंछी आयोग का संबंध अगर देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग के प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, इस बात को आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि मणिपुर जोड़ा गया, नेपाली कोंकणी जोड़ा गया, डोगरी को नहीं जोड़ा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है डोगरी को। ठीक है ना, तो सी आपके 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना 1971 में हुई है? 1971 में कौन सी घटना हुई है? तो ध्यान रखिए आप लोग, यानी कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला 44 नंबर प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का आधार क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का आधार आपसे पूछा गया है। तो जनसंख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जनसंख्या। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तृतीयक क्षेत्र में शामिल कौन नहीं है? और आप सभी जानते हैं कि तृतीयक क्षेत्र को ही सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, यानी कि सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत नहीं है, बाकी भंडारण, होटल, संचार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपके 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 46 नंबर प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम यानी कि PQLI का अधिकतम मूल्य होता है। अधिकतम मूल्य कितना होता है? तो अधिकतम मूल्य आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यानी कि 100 होता है। कितना होता है? 100, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई है? बताइए इसकी स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी को 2005 में हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न को, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का निर्धारण का आधार कैलोरी कितना है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, इस बात को आपको बताना है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा 2400 कैलोरी। कमेंट में बताइए शहरी क्षेत्र के लिए यह कितना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 49 नंबर, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि विनिवेश कहा जाता है। ऑप्शन सी आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक के द्वारा रिवर्स रेपो दर पर कमर्शियल बैंक से लोन प्राप्त की जाती है। कमर्शियल बैंक से लोन प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा, अल्पकालीन अवधि के लिए। ठीक है, बी आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। और बिहार दरोगा 1275 पीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न है, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता यानी कि ढाल क्या कहलाता है? यह भी प्रश्न पीटी परीक्षा में पूछा गया है 1275 पद के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न को, प्रकाशित तंतु में प्रकाश गमन करती है। तो देखिए गमन जो करता है प्रकाश ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को वक्रीय रेखा में गमन करता है। किसमें? प्रकाशित तंतु में। ठीक है ना, यानी कि 52 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 53 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो देखिए वस्तु जो है ना, पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में ही दिख सकता है। और ध्यान रखिएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, सी आपके 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि का लक्षण है? ध्वनि का लक्षण कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो यानी कि तरत्व भी है, तीव्रता भी है, गुणवत्ता भी है। ठीक है, यानी कि डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल जो गर्म होता है किस विधि से होता है? तो संवहन विधि से होता है। बी आपके 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग होता है किसके कार्य के लिए? और यह प्रश्न भी 1275 पोस्ट मेंस परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा 56 का सही जवाब ईंधन के रूप में, ठीक है, ईंधन के रूप आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 57 नंबर प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में पीएनपी या एनपीएन अर्धचालक जुड़ा होता है, किस क्रम में जुड़ा होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आपका 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिसके कथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। बताइए 58 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा प्रभाजी आसवन आप लोग पढ़े होंगे, प्रभाजी आसवन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 59 नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सीजियम का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, सी में दिया गया है सीजियम, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखिए 60 नंबर, सोडा लाइम किन का मिश्रण है। सोडा लाइम किन का मिश्रण है। तो सोडा लाइम के बारे में बात किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है। तो जब CO2 को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कार्बनिक अम्ल बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है कार्बनिक अम्ल, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 62 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, इस बात को बताना है। तो देखिए किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो 62 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए एसिटिक अम्ल तो नहीं पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इन काफ़ी आसान प्रश्न है, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, ठीक है। नींबू में आप लोग देखे होंगे, ऐसा बात तो थोड़े है कि ना देखे होंगे, ठीक है। देख लीजिए इमली में जो पाया जाता है ना, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि सी आपके 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, रेयॉन किससे बना होता है। रेयॉन किसका बना होता है, यानी कि किससे बनता है। तो रेयॉन जो बनता है ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि सेलुलोज से बनता है। ऑप्शन बी में सेलुलोज दिया गया है, बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका की उत्पत्ति में मुख्य सृष्टिकर्ता के रूप में कौन भाग लेता है। तो केंद्रक भाग लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा जटिल स्थायी उत्तक नहीं है। जटिल स्थायी उत्तक कौन सा नहीं है, इस बात को आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दृढ़ उत्तक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए 67 नंबर, बीज रहित फलों का उत्पादन किस हार्मोन के द्वारा होता है। बीज रहित फलों का उत्पादन जो होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को जिब्रेलिन्स के द्वारा होता है। बी में जिब्रेलिन्स दिया गया है, ऑप्शन बी आपके 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे के प्रश्न देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कवक जनित रोग नहीं है। कौन सा कवक जनित रोग नहीं है, इस बात को बताना है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि गेहूं का किट्टू रोग भी है, मूंगफली का टिक्का रोग भी है और आलू का अंगमारी रोग भी है। बाकी धान का अंगमारी रोग नहीं है, कवक जनित रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा यह बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 69 नंबर, पारिस्थितिकी अध्ययन है, किसका अध्ययन है यह। तो ध्यान रखिए यह अध्ययन जो हो जाएगा जीवधारियों एवं उनके आवास के बीच का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, पीत का पीएच मान आपसे पूछा गया। पीत क्या होता है, तो क्षारीय होता है, ठीक है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं 7.7, यानी कि पीत का हो जाएगा और 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, ठीक है। एलिसा जांच किस रोग के लिए होता है, तो एड्स रोग के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी एड्स दिया गया है, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। तो आरबीसी के बढ़ने से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि पॉलीसाइथेमिया की बीमारी की संभावना हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए, राइनोस्कोप डैश की जांच करने का एक उपकरण है। तो ध्यान रखिएगा, यह उपकरण जो हो जाएगा नाक की जांच करने का है। ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, भारत रत्न विजेता भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? भीमसेन जोशी का संबंध हो जाएगा आपका कला से। कला आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न को, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया है 10 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, 10 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 76 नंबर प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य आप सभी को मैं बताऊं तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी, युद्ध का विपदा के समय राहत दिलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और रेड क्रॉस की स्थापना ध्यान रखिएगा 1863 में हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लेना, हेडक्वार्टर तो जिनेवा का स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश आता है? तो देखिए हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, कंबोडिया, लाओस आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर वियतनाम दिया गया है, सी आपके 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है? राइट्स ऑफ मैन जो रचना है ध्यान रखिएगा टॉमस पेन की है। ऑप्शन बी आपके 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 79 नंबर प्रश्न है, गुप्तचर पुलिस गैस्टापो का संगठन किया था। गैस्टापो का संगठन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि यह जो संगठन किया था ना, 79 का सही जवाब आपका ऑप्शन है हिटलर ने किया था। ठीक है ना, चलिए मैथ के यहाँ से प्रश्न है, आप लोग आंसर मिला लीजिए, हम बता देते हैं, क्योंकि मैथ सॉल्व करवाने लगेंगे तो अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, और 2-4 ही प्रश्न है मैथ के, इसलिए आप लोग आंसर इसको देख लीजिए, और इजी प्रश्न है। ठीक है, देखिए 80 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं 500, तो ठीक है, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न के लिए अगर आप सभी आंसर जो लगाए हैं, यानी कि सी लगाए हैं, देख लीजिए सी लगाए हैं अगर 12, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है ना, आगे देखिए, 1 मिनट रुकिए, 81 हो गया, और 82 नंबर प्रश्न के लिए अगर आप सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं 9:7, यानी कि 9:7, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न के लिए अगर आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं 2884, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 84 नंबर प्रश्न, और 84 नंबर प्रश्न के लिए अगर आप सही जवाब रीजनिंग का है, देख लीजिए आप लोग रीजनिंग तो आसानी से बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, तो 84 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आप लोग देख लीजिए 85 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ये भी रीजनिंग के प्रश्न है, और ए ही होगा, भाई आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न के लिए अगर आप सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप डी लगाए हैं, डी सभी 5, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 87 नंबर प्रश्न, समाचारों की सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित यानी कि संघ शासित क्षेत्र में स्थित है? करेंट अफेयर के प्रश्न हैं, और ध्यान रखिएगा लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना, आगे देखिए आप लोग 88 नंबर प्रश्न को, समाचारों की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है? व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारंभ करने की पहल आरंभ की है? तो यह जो पहल शुरू करने का निर्णय लिया गया है असम सरकार के द्वारा लिया गया है, जो डी में दिया गया। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 66 यानी कि 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया है? बताइए किसे दिया गया है? देखिए अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट यानी कि मिडनाइट को दिया गया है। ऑप्शन ए आपके 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सारे प्रश्न करेंट अफेयर के लगभग है। ठीक है ना, 91 नंबर प्रश्न है, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद कौन सा है?
तो उत्तराखंड हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पूछा है। 92 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों की वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 92 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व में कहाँ बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्माण कराए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? बताइए कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो उद्घाटन किया गया है ना, यानी कि 93 का सही जवाब ऑप्शन ए आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि यूएई में किया गया है। आगे देखिए 94 नंबर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। तो भारत का स्थान जो हो जाएगा 94 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी 93 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 95 नंबर प्रश्न है, ओडिसियस नामक एक अंतरिक्ष यान अभी हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। यह यान किस देश का एक वाणिज्यिक यान है? वाणिज्यिक यान यहाँ पर पूछा गया है। तो वाणिज्यिक यान जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम ध्यान रखिएगा, सी में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में किस भारतीय को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका 96 का सही जवाब ये हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 97 नंबर, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो सुदर्शन सेतु जो है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन ए ओखा, यानी कि गुजरात, गुजरात आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी किरू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नदी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, चिनाव नदी, चिनाव नदी जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न को, पानी के नीचे देश की पहली मेट्रो रेल किस शहर में संचालित है? किस शहर में संचालित है? शहर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कोलकाता आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए फरवरी, यानी कि 100 नंबर प्रश्न, फरवरी मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया? गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया। तो देखिए बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आगामी परीक्षा और जो BSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी परीक्षाओं के लिए जीके और जीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जो आप सभी जानते हैं कि रोशन आनंद सर के ऑफलाइन बैच जो है क्लास टेस्ट है। ठीक है ना, तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका 100 प्रश्न में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, यह बात हमें पता है कि जब से आप लोग बिहार पुलिस का फॉर्म डाले हुए थे, ठीक है, एग्ज़ाम आपके पास था, तो खूब पढ़ाई कर रहे थे आप लोग। आप पढ़ाई कमज़ोर कर दिए हैं, नहीं कि पढ़ाई को स्किप कर दिए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, लगे रहना है, एक ना एक दिन तो एग्ज़ाम होगा ही। इससे पहले आप अपने सारे वो टॉपिक प्रैक्टिस सेट को रट जाइए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में अब कितना स्कोर हो पा रहा है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप चाहते हैं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रोशन सर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो लाया जाएगा बिहार पुलिस दरोगा या BSSC से संबंधित, तो यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलेगा। ठीक है, शुरू